स्टार्टेड विद ग्राफ्स, ठीक है, और ग्राफ से हमने कनेक्टेड प्रॉब्लम कंपोनेंट्स की बात की थी, और पहले हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात की थी, उसमें हमने ये कनेक्शंस को कैसे फिगर आउट कर सकते हैं वो हमने फिगर आउट करने यूजिंग किया था, ठीक है। ये बस जो आइडिया था वो ये था कि हम पहले डेप्थ पर जाते जाते हैं, फिर हम दोबारा से फिर जो अनविजिटेड पार्ट्स हैं उनसे दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं, और हमने काफ़ी एप्लीकेशन देखी थी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हमने देखी थी वो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग थी। एंड द गुड थिंग अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग था कि अगर हम इनको डिफिनिशन टाइम की बेस पे सॉर्ट कर दें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो दिस विल गिव यू द सोर्स वर्टेक्स, ठीक है, और इससे आगे ऑनवर्ड दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग और लीनियराइजेशन, ठीक है। ऑलराइट, और इसकी मज़ेदार बात ये थी कि अगर आप टोपोलॉजी सॉर्ट करने के बाद उसको डिफिनिशिंग टाइम के हिसाब से करना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तो अगर इफ इट इज ए डायरेक्टेड acyclic graph, then you can easily figure out कि पहले मुझे कौन सा काम करना है, फिर मुझे कौन सा काम करना है, ठीक है। ऑलराइट, हमने देखा था कि इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन रियल लाइफ में ऑलराइट। फिर हमने एक बहुत ही मजेदार एल्गोरिथम देखा था जो था डायरेक्टेड ग्राफ फिट था। उसके बाद जो हमने देखा था वो ये क्रॉस-राजूज़ टू पास एल्गोरिथम था, ठीक है, जिसमें हमने जो हमने क्या फिगर आउट किया था, हमने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट फिगर आउट किया था डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और जो उसका आइडिया था वो एग्जैक्टली इस चीज़ से इंस्पायर था कि अगर आप DFS चलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको सोर्स मिलता है, ठीक है, सेम नहीं मिलता, ठीक है। सेम को फिगर आउट करने के लिए हमने क्या किया था, ग्राफ को रिवर्स करने के बाद इनवर्स में और रिवर्स में फर्क होता है, इनवर्स में और रिवर्स में फर्क होता है। ये हम इसी वक्त इसको टच करेंगे कि इनवर्स का मेरा ख्याल मतलब होता है कि जहाँ U से B अगर एज नहीं जा रही तो वहाँ आप जाएगी, मेरे ख्याल इनवर्स का मतलब ये होता है। I don't know, but हमने रिवर्स करना सीखा है। रिवर्स का मतलब है कि अगर पहले U से B जाए तो B से U है, ठीक है। और जब हमने बड़ी मजेदार बात देखी कि हमारे पास अगर हम रिवर्स ग्राफ निकालें तो रिवर्स ग्राफ पे अगर हम DFS दोबारा चलाएं तो अब जो हमारा सोर्स आएगा वो ओरिजिनल का हमारा सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट का कोई वर्टेक्स होगा, ओके। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम एटलीस्ट हमने दिस फैक्ट लेड टू अस कि हम DFS जो हमने रिवर्स ग्राफ है उसके ऊपर हम DFS चलाते हैं और उसको हम रिवर्स ऑर्डर में सेव कर देते हैं, ठीक है। जो स्टैक ऑर्डर में मिलेगा उसमें जो सबसे पहले वो सिंक को उठाएगा और सिंक को सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट उठाएगा, और जो बाकी कंपोनेंट है वो पूरा मार्क हो चुका होगा, इस तरह से वो अनमार्क अगला जो भी उसे अनमार्क मिलता है वो अगले कंपोनेंट में जाते हैं, ओके। सो ये हमारा टू पास एल्गोरिथम था। उसके बाद जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था वो था DFS का हमारा आइडिया था। DFS में और में जब हम चेक करना चाहते हैं कनेक्शंस या रीचेबिलिटी तो फिर उसमें हम देखते हैं हम डेप्थ पे जाते हैं DFS, बट BFS सो वी केम अक्रॉस विद द प्रॉब्लम कि अगर आपने कहा कि भाई मुझे नियरेस्ट कनेक्शन चाहिए, ठीक है, और ये बहुत रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने नियरेस्ट मुझे एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी, तो मुझे नियरेस्ट कहाँ पर जाना चाहिए, या अगर हादसा जहाँ पर हुआ है वहाँ से कहाँ से एम्बुलेंस को कहा जाए कि कोई यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, तो दिस इज लाइक द मोस्ट नियरेस्ट प्लेस जहाँ से हमें आना है, ठीक है। तो ये इसकी हमने जो इसमें और हमारे DFS में फर्क था कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ रिपल इफेक्ट की तरह बिजनेस करता है,
ये हमारा एक सोर्स वर्टेक्स होता है, सोर्स से हम इमीडिएट नेबर पे जाते हैं, फिर हम उससे इमीडिएट नेबर पे जाते हैं, फिर हम उससे इमीडिएट नेबर पे जाते हैं, सो ऑन। So it feel like a ripple effect की तरह आप अपने vertices में उनको rotate करते जा रहे हैं, ठीक है? Alright? Does it make sense? Alright? अच्छा, इसमें और DFS में एक फंडामेंटल फर्क था, और वो एक्चुअली फर्क जो था वो डेटा स्ट्रक्चर का फर्क था। वो क्या था? DFS में आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया था? एक्चुअली जब रिकर्सिव कॉल करते हैं तो एक्चुअली वो स्टैक पे पिछला पूरा पाथ से कोई जाता है, भाई वो इस डेप्थ से गया है। Does it make sense? ठीक है? और जो हमने BFS में देखा था, BFS में एक्चुअली क्या होता है? उसमें क्यू यूज होता है, ओके? क्यू एक्चुअली क्या करता है? क्यू जब एक वर्कर से ऐड करता है, उसको निकालता है क्यू से, तो उसकी इमीडिएट नेबरहुड जो है वो क्यू में इंसर्ट करता है। Alright? If it is unmarked. ठीक है? Alright? Alright. उसके बाद हमने इसका एल्गोरिथम देखा था और हमने उसके ड्राइवर लिखे थे, और आइडिया क्या है कि सबसे पहले वो हर एक को इंक्रीमेंट डिस्टेंस साइन करता है, ठीक है? और फिर वो क्या करता है? फिर जो सोर्स वर्टेक्स है उसको वो जीरो डिस्टेंस साइन करता है, ठीक है? जो कि यहाँ पर है S.D जो है वो उसको जीरो साइन कर देता है, और बाकी सबके जो डिस्टेंस है वो इंफिनिटी कर दी है। U.pi is for पेरेंट को उसने नील सेट कर दिया, ठीक है? और उसके बाद क्या करता है जी, क्यू में पहली एंट्री ऐड कर देता है S की, ठीक है? S मींस जहां से रिपल एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। Does it make sense? Alright? उसके बाद क्या करता है कि वो सिंपल सा उसका काम है कि क्यू से एलिमेंट निकालते जाओ, और जितनी भी उसकी नेबरहुड है, अगर वो वाइट नहीं है यानी अनविजिटेड है, तो फिर वो क्या करता है? सॉरी, उसके डिस्टेंस को पहले वो डिस्टेंस +1 सेट कर देता है, और उसके पेरेंट को वो खुद सेट करता है, बिकॉज़ इसके थ्रू विजिट हो रहा है। Does that make sense? Alright? और उसको भी वो क्यू करता है, उसको वो क्यू करता है। उसके भी अभी कोई उसके बाद जब ये विजिट अभी ये निकलना है क्यू से, तो एक्चुअली उसके भी तो नेबरहुड चेक होनी है। नेक्स्ट है, ठीक है? और अभी तक हम उसको क्यू से इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि जब तक इसकी बारी नहीं आती तब तक हम इसको विजिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंस? ऑलराइट, और उसके बाद वो u डॉट ब्लैक करता है, दिस वाज द एल्गोरिथम। यहां पर s को 0 किया उसने, फिर जो इमीडिएट नेबर है उनको 1 1 डिस्टेंस असाइन किया, फिर जो उनके नेबर्स हैं ये हैं और ये दोनों हैं, ये 2 2 असाइन होते हैं, और फिर जो उनके नेबर हैं वो ये 3 3 असाइन होते हैं। डज मेक सेंस? ठीक है? ऑलराइट, वी आल्सो सॉ दिस कि जिसके थ्रू आपकी ये एज सेलेक्ट हो रही होती है, ठीक है, उसके थ्रू एक्चुअली क्या सेट करता जाता है, साथ साथ उसका पेरेंट भी सेट करता जाता है। ये जो एज हम जिसके थ्रू हम डिस्कवर हुए थे वो कौन सा पेरेंट था जिसके थ्रू डिस्कवर हुए थे, ये बात समझ में? ठीक है? सो इट हैज गिवन अस ए वेरी नाइस एप्लीकेशन कि अगर मैंने u से v तक का पाथ ढूंढना है, ठीक है, तो फिर मैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? u से v तक का अगर मुझे पाथ ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? ना एक तो वो तरीका, ये बहुत खराब तरीका है। एक दफा BFS रन कर देंगे, जिस नोड से स्टार्ट करेंगे जहां जिससे फाइंड करना है वहां से पीछे, हां, जिस तक हमने जाना है उस तक के सारे पैरेंट सेट हो चुके हैं। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम जो हमारी डेस्टिनेशन है उस डेस्टिनेशन के थ्रू हम पैरेंट पे जाते हैं। डज इट मेक सेंस? तो अगर 3 को देखना है, 3 का पैरेंट ये था, फिर 2 का पैरेंट ये था, और 1 का पैरेंट ये था, मैं यहाँ। Does it make sense? So that's a very nice algorithm. कि आप एक दफा BFS रन करें, BFS रन करने से आपको सारी पैरेंट इंफॉर्मेशन आपके पास सेव हो जाती है, ठीक है? You can easily reach from parent pointer to the destination, to the source, और फिर सोर्स से उसको बेशक लिंक लिस्ट के हेड पर ऐड करते जाएं, तो ये आपको पूरा पाथ मिल जाएगा और उस पाथ के ऊपर आप चलती हैं। ठीक हो गया? Does it make sense? Alright, practically ये बहुत सारी जगहों पर तुम्हें मिलेगा, ठीक है? And I will show you at least 3 examples. I will show you at least जो आपकी assignment 2 है उसके अंदर at least 3 प्रॉब्लम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रियल लाइफ के, ठीक है? And you will see कि how you will going to transform it into the graph problem, ठीक है?
वो ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट। ऑलराइट, इंफिनिटी को असली करेंगे। इंफिनिटी का हमने तो इंफिनिटी कर दिया ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंफिनिटी नहीं कर। हाँ, उसको तुम जो पॉजिटिव डिस्टेंसेस हैं तो तुम हर एक को नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव और अगर नेगेटिव करेंगे, अगर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव डिस्टेंस तो फिर तुम्हें कोई सिंबल रखना पड़ेगा, या तुम एक और बुलियन मार्कर रख दो जो क्या भाई इज इंफिनिटी है या नहीं है, ठीक है? There could be many possibilities. सही हो गया? जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, हाँ? इससे बड़ा एक नंबर। जितने नंबर ऑफ नोड, जितने मेरे पॉसिबल वेट हो सकते हैं उससे बड़ा बड़ा ये भी हो सकता है। There are so many ways. लेकिन ये इतना बड़ा बात नहीं है। Alright? हमने जो वो मैंने इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई थी वो CLR की इम्प्लीमेंटेशन थी, and I think that was more detailed, but that's what we are actually doing. Okay? आपके पास एक ग्राफ पास होता है और सोर्स पास होता है, ठीक है? आप सब डिस्टेंसेस को इन्फिनिटी कर देते हैं, आप यहाँ आते हैं, क्यू में आप सबसे पहले सोर्स वर्टेक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है? आप उसे इजेक्ट करते हैं, इजेक्ट मींस डीक्यू करते हैं, और फिर आप उसकी जितनी भी एजेस हैं उनमें देखते हैं अगर उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, डिस्टेंस इन्फिनिटी मतलब क्या है? कभी वो मान तो हम क्या करते हैं उसको इंजेक्ट कर देते हैं क्यू के अंदर, और उसका जो डिस्टेंस है वो सेट कर देते हैं कि जैसे v is equal to u plus ठीक है? Alright? This y distance of u plus 1 उसके पेरेंट के डिस्टेंस से एक ही ज्यादा डिस्टेंस पे हुआ है। हाँ, पेरेंट से पहले सेट हुआ है डिस्टेंस ऑफ s, क्योंकि सोर्स से निकलना शुरू होंगे सारे तो सारे तो कुछ सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहला इमीडिएट जो डिस्टेंस 1 सेलेक्ट होगा वो होगा रिपल इफेक्ट, रिपल नंबर 1, ठीक है? उन सब पे 1 1 साइन होगा, फिर उससे अगले पे 1 1 साइन होगा, 2 2 साइन होगा, 3 3 साइन होगा, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। अहमद चलो जाओ, अहमद चलो जाओ। नहीं, मैं आपको नहीं कहता इसको। अब नहीं करना। Alright, ये हमने क्यों देखी थी, I'm sorry, BFS देखा, ठीक है? BFS से हमने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखी थी। जैसी एप्लीकेशन क्या थी कि हमने फॉर एग्जांपल नियरेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है सोर्स से डेस्टिनेशन का, ठीक है? तो हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके? और हमने बड़ी मजेदार एप्लीकेशन दी थी कि हमने टेस्ला कार के आपको डिजाइन करके क्या गया, आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक के राउट्स जो है वो पता है, आपकी ट्रैफिक पता है, ठीक है? और हर चौक से हर चौक पर फॉर एग्जांपल जाने का टाइम जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? तो आप कैसे फिगर आउट करेंगे किस रूट से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, does that make sense? ठीक है? Alright, but then we move, अच्छा बाय द वे ये कंपैरिजन था BFS का। अच्छा, फिर हमने कहा कि हम एक काम करते हैं कि अगर हमारे पास ये जो एजेस हो, ये एजेस पॉजिटिव, अभी तक तो हमने कहा था कि वो यूनिफॉर्मली डिस्टेंस के ऊपर है, एज का मतलब है कि वो फॉर एग्जांपल 1 डिस्टेंस अवे है। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि वो 1 यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है, वैल्यू का मतलब है कि इट कुड बी कॉस्ट, इट कुड बी द लोड ऑफ द ट्रैफिक, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? और रियलिटी के में आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगे इसकी करस्पॉन्डिंग, कुछ एग्जाम आपको एक्सरसाइज में देंगे, कुछ आपको एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है? और कुछ आप जब प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जाएंगे तो फिर आपको मिलेंगे कि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और अब सवाल ये है कि अब अगर फॉर एग्जांपल इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमने पहुंचना है तो वो हम कैसे पहुंचेंगे? लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन वो ये है कि जो एज जिस एज से आप जाते हैं उतनी आपकी कॉस्ट लगती है, मेक सेंस? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये रूट जाता हूँ तो मेरे 2 डिस्टेंस लगता है, और मैं ये रूट जाता हूँ तो मुझे 1 डिस्टेंस और लगता है, ठीक है? तो बात ये है कि मैंने हर एक से हर एक पर पहुंचना है, मैंने मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है, does it make sense? इन सोर्स से डेस्टिनेशन जो 2 चीजें आपको प्रोवाइडेड है उससे सोर्स डेस्टिनेशन तक मैंने मिनिमम डिस्टेंस कवर करके पहुंचना है, तो बस ना, ठीक है? और फिर हमने एक बड़ी मजेदार ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी कि, और हमने कहा था कि अभी भी हम BFS के थ्रू ये काम कर सकते हैं, और वो काम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जितने वेट की एज है उससे एक कम वर्टेक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है? And that gives us a very meaningful information कि फॉर एग्जांपल यहाँ 2 डिस्टेंस
की मैं बात कर रहा हूँ, पुल डिस्टेंस इज एसेंशियली सेइंग यहाँ पर तकरीबन दरमियान में एक नोड है, एक वर्टेक्स है, ठीक है, और यहाँ से एक डिस्टेंस कवर हुआ और यहाँ से दूसरा डिस्टेंस कवर हुआ, ये बात समझ में, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर B से E 3 डिस्टेंस अवे है तो 3 डिस्टेंस मतलब है यहाँ पर 2 वर्टेक्स है, ये एक हॉप, दूसरा हॉप और ये तीसरा हॉप, ठीक है। एंड नाउ अप्लाई द सेम एल्गोरिथम जो BFS वाला था, ठीक है। इट विल गिव यू द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, जो भी डिस्टेंस आप कंप्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप A से या अब अगर आप A से E पर या A से D पर या A से B पर डिस्टेंस कंप्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब आप BFS चलाएंगे तो द मोमेंट यू विल डिस्कवर B, that will be your shortest distance from A to B. Does it make sense? ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम बताया, ठीक है, ये बड़ी मजेदार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, but it had a problem. प्रॉब्लम क्या था? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, नहीं सर बहुत ज़्यादा अगर एजेस के ऊपर जो वेट है वो इतने ज़्यादा बड़े हो जाए कि आप जी बस वो वो जो ये नोड जो हमने बनाए हैं ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग नोड नहीं है, ये सिर्फ हमने BFS को चलाने के लिए बनाया, ठीक है ना, लेकिन ये हमारा टाइम जाएगा। अब अगर एजेस की वेट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर तो हम उन्हीं वर्टिसेस जो हमने डमी वर्टिसेस ऐड किए हैं उन्हीं के ऊपर ही मैं प्रोसेसिंग करता रहेगा, ओके। तो दैट एफिशिएंसी इज अ मेन प्रॉब्लम, ठीक है, तो एफिशिएंसी को हमने हैंडल करना, ठीक है। डज इट मेक सेंस? क्लियर? ऑलराइट, ये हमने बात की थी, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो मसला है वो ये है कि अगर एजेस जो है वो फॉर एग्जांपल इस तरह 100 वेट है तो मैं तो सिर्फ एक ही बारी आने तक तकरीबन अगले 99 स्टेप जो है वो मेरे सिर्फ इसी बात पर ज़ाया हो जाने कि मैंने क्या करना है कि मैं डमी नोड्स हैं इनको हैंडल कर रहा हूँ, क्यू में वो इंसर्ट हुए होंगे इतने सारे और वो मैं उनको उनके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, तो दैट इज वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है। ऑलराइट, देन आइडिया वॉज कि हम एक काम करते हैं कि तो हियर इज अ वेरी वेरी नाइस आइडिया कि वो क्या करता है कि so just think about it in this fashion कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये मेरे वर्टिसेस थे, ठीक है, ये वर्टेक्स है S और ये वर्टेक्स है A, ये वर्टेक्स है B, ठीक है। तो actually in some sort of sense I want to do the following thing कि S का डिस्टेंस जो था वो फॉर एग्जांपल 0 था, ठीक है, और A के ऊपर कितने डिस्टेंस की एज जा रही है 100, तो एक्चुअली हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह की है कि आप इस वक्त का जो भी टाइम क्लॉक है उसके 100 सेकंड बाद इसको जगाना, ये सबको बात समझ क्या? इस वक्त अगर डिस्टेंस यही कहना चाह रहा ना कि S के बाद जब एक प्रोसेस कम होना है, जब तक मैं इसके दरमियान वाले 100 डिस्टेंसेस 99 डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, यही मतलब है ना। इन ए वे मैं कह रहा हूं कि ये जो A है ना, ये A को मैं काइंड ऑफ मैं एक डब्बे में डाल देता हूं और डब्बे में कहता हूं भाई तू जागी जब टाइम की वैल्यू 100, ये कोई बात सुन रहे? तो एक्चुअली इसका मैंने अलार्म सेट कर दिया, फिर तुम जब टाइम की वैल्यू 100 होगी ना उसके ऊपर जाग देना, ये सबको बात सुनाई? So it's a very very beautiful analogy। और साथ ही फॉर एग्जांपल B है, B के ऊपर मैं टाइम क्लॉक क्या सेट कर दूंगा 200, ठीक है, इस वक्त टाइम की वैल्यू 0 है, 200 क्लॉक टाइम क्लॉक के ऊपर जाकर तुम जाओ, मेरी बात सुना, ठीक है। अब इस का एक बहुत बड़ा फायदा है, और अब एक्चुअली मैं जो काम कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, मैं अपने क्लॉक पे काम कर रहा हूँ। क्लॉक टिक मेरा मुंह बता रहा है, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा, ये बात सुनाई? और मैं कहता हूँ क्लॉक की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 2 है, क्लॉक की वैल्यू 3, जैसे ही क्लॉक की वैल्यू क्या होगी 100 होगी, तो जो 100 वाला है वो हमारा आप ही रहेगा, ये बात सुना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो हमने एक ये बड़ा ईमानदार किस्म का आइडिया सोचा और वो ये सोचे मैं ये आइडिया बनाया
अगेन इसको हम मॉडिफाई करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेट एन अलार्म ऑफ द सोर्स वर्टेक्स टू बी 0, ठीक है? तो मैं इसको 0 कर देता हूं, फिर मैं कहता हूं रिपीट अंटिल देयर आर नो मोर अलार्म्स, ठीक है? और अब मैं कहता हूं से द नेक्स्ट अलार्म गोज ऑफ एट टाइम t फ्रॉम फॉर नोड u, देन द डिस्टेंस फ्रॉम s to u इज t। क्या मतलब? S to U जो डिस्टेंस है, जी बताएं क्या मतलब इसका? जो S से U का जो डिस्टेंस उसको हम टाइम अलार्म सेट अब मैं टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेट कर रहा हूं, ठीक है? और जब भी मैं एक वर्टेक्स को जिसका अलार्म आता है तो उसे निकालता हूं, तो निकालता क्या करता हूं, इफ देयर इज नो अलार्म येट फॉर v सेट वन टाइम फॉर t, और जो इनके दरमियान में लेंथ बनती है वो मैं अगले वाले की का टाइम अलार्म सेट कर देता हूं। तो मैं से जो एजेस बाहर जा रही होंगी, मैं उनका अलार्म क्लॉक टाइम कब सेट करूंगा? जो मेरा अलार्म टाइम था प्लस जो उस एज का की लेंथ थी। ठीक है, बात समझ? ठीक है? अब इस आइडिया को देखकर हम टाइम क्लॉक को आगे चलाते जाते हैं, ठीक है? लेकिन अब हमारे पास सीन क्या है कि जब उस जिसके अलार्म की बारी आ जाती है वो विजिट हो जाता है। Does it make sense? और जब विजिट होने का मतलब ये है कि वो उसका अलार्म आ गया है और अब उसकी नेबरहुड सेट होनी है, तो उसका अगला रिपल है वो हम कैसे सेट करते हैं कि अपने अलार्म की वैल्यू में जो उनके एजेस की लेंथ है वो लेंथ हम ऐड कर देते हैं और वो अगले के अलार्म सेट हो जाते हैं। ये सबको बात समझ आई? ठीक है? Everybody understand this? Very beautiful analogy, ठीक है? This is a perfect algorithm. हमने अब स्पेस बचा ली है, स्पेस कैसे बचाई बोला? अब हमने टाइमर यूज किया, पहले हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज की थी और हम उसी में काम कर जाते हैं। हमारे पास अभी जो वो शायद स्टैक हमारा ओवरफ्लो है क्योंकि हमें इतने ज्यादा एंट्रीज ऐड करनी पड़ी, डमी एंट्रीज ऐड करनी पड़ी। Does it make sense? ठीक है? लेकिन अब उसको हमने बचाया किस तरह से? हमने टाइम क्लॉक रखे कि हम अब टाइम रख देते हैं और जिसका टाइम क्लॉक आया होता है तो हम साथ चेक करते जा रहे हैं कि हाँ भैया तुम्हारा टाइम, जिसका टाइम क्लॉक आएगा वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? और अगर किसी का भी नहीं आया तक तो टाइम क्लॉक आगे चलता जा रहा है। Does it make sense? ये एल्गोरिथम जो भी मैंने बनाया है, everybody understand this? इस एल्गोरिथम की एफिशिएंसी क्या होगी? ये एफिशिएंट कितना हुआ, ये सवाल है। पहले तो मुझे ये बताओ कि अलार्म क्लॉक की वैल्यू फॉर एग्जांपल t आ रही, ठीक है, या 10 सेकंड आ, जो 10 की बात है। हाँ जी, मुझे चेक करने के लिए कि हाँ भाई ये अलार्म किसी का तो नहीं है, मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा? सब पे जाना पड़ेगा, मुझे सब पर जाना पड़ेगा। ऐसी है ना, मुझे BFS का ही मुझे काम करना है लेकिन मुझे सब पर जाना पड़ रहा है। तो BFS की जितनी कैपेसिटी थी मल्टीप्लाई कर दी। क्यों मल्टीप्लाई कर दी? क्योंकि हर एक के लिए हर नोड पे जाना पड़ता है, जाकर चेक करना पड़ता है, हाँ भी तुम्हारा क्लॉक टिक ये तो नहीं है, तुम्हारा क्लॉक टिक ये तो नहीं है, तुम्हारा क्लॉक टिक और तुम्हारा चलो। Does it make sense? ठीक है? So this algorithm will take how much time? V time V plus E. Do you all understand this? ये algorithm बिल्कुल ठीक काम करेगा लेकिन V into V plus E में काम करेगा। Understand? ठीक है? All right. Now the question is कि ये काम जो अलार्म क्लॉक सेट होने वाला है ये क्या एफिशिएंटली हो सकता है? बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमने कभी क्या बात की है, ठीक है ना? हम एक्चुअली किसको प्रोसेस करना चाहते हैं? जिसका टाइम हो चुका नहीं, सबसे छोटा जिसका सबसे कम अलार्म वैल्यू हो। डू यू ऑल अंडरस्टैंड कि फिर सबके अलार्म की वैल्यू इंफिनिटी है, फिर जब उसके रिपल में पहला जब सोर्स वाला सबसे पहले सोर्स वाला सेलेक्ट होता है, क्यों सेलेक्ट होता है? क्योंकि उसके अलार्म की वैल्यू 0 होती है। फिर उसके बाद एक्चुअली मैं सबके अलार्म जो उसके फर्स्ट नेबरहुड है उन सबके अलार्म सेट कर देता हूँ, ऐसी है ना? उसके बाद मैं कहता हूँ कि अब अगला जो है अलार्म वो किसका बजना है? जिसका मिनिमम टाइम, जिसकी मिनिमम अलार्म की वैल्यू, ये बात समझ? इसकी मिनिमम अलार्म की वैल्यू, ठीक है ना? बात है ये हमने पिछला एल्गोरिथम बनाया उसमें एक और भी इनएफिशिएंटी का पॉइंट है। फॉर एग्जांपल क्लॉक टिक जो था वो 0 था और अगला अलार्म जो बजना है वो फॉर एग्जांपल 100 का बजना है, तो
तो 100 दफा आपने इंक्रीमेंट भी तो करना है उस क्लॉक को, तो वो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। ये तो वी वो मल्टीप्लाई वी तो हो रहा था, लेकिन आप ये भूल गए एक चीज कि अलार्म क्लॉक की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होती जा रही है, और वो चेक होती है कि हाँ भाई ये इस अलार्म पे तो कोई नहीं है, इस अलार्म पे तो कोई नहीं है, तो वो भी हमने ऐड नहीं किया। ठीक है ना? रियल टाइम सिनेरियो पे बात कर रहे हैं या एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं? मैंने एल्गोरिथम बनाया, अभी कोई एप्लीकेशन पे नहीं आ रहे अभी एल्गोरिथम। एप्लीकेशन वही है कि हमने वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कौन सा है कि हमने वही मिनिमम डिस्टेंस कवर का फिगर आउट कर रहे हैं यू से लेकर वी तक, लेकिन अब हमारे पास जो एजेस हैं उन एजेस के ऊपर वेट है। ठीक है, सदीक ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, तो हमारे पास दो एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी के पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल क्लॉक टिक जो है वो डायरेक्टली वहां पहुंच जाए तो फिर भी हमें वी टाइम लगता है ढूंढने के लिए कि भाई ये किसकी क्लॉक की बारी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि हमें एक और इनएफिशिएंसी पे पहुंच जाएगा, मुझे कई क्लॉक टिक ऐसे जो ज़ाया जाते हैं और उस पर किसी का अलार्म सेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर उसी एग्जांपल में देखो तो क्लॉक टिक नंबर 10 के ऊपर से सोर्स चलता है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 99 तक कोई भी प्रोसेस नहीं होता है ना। अगली जो प्रोसेसिंग होती है वो पहले जाकर होगी किसके ऊपर, 100 के ऊपर जाकर। ये बात समझ में? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, मैंने 1 से लेकर 99 तक बात की, उसमें कोई भी प्रोसेस होना है नहीं होना, वी नो दैट। अगर सिर्फ तुम उसकी ऑर्डरिंग देखो तो सबसे पहले और किसने जाकर प्रोसेस होना है, जिसके अलार्म की वैल्यू सबसे मिनिमम है। ये हम क्या फिगर आउट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी? मिनिमम उसका किसी का मिनिमम निकाले और उसके बाद जो किसी का मिनिमम, अगर डेटा हमें मिला हो उसमें से मिनिमम निकालना हो तो कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है जो कि मिनिमम मेंटेन करता हो? ओके ना? तो एक्चुअली अगर हम हीप में मेंटेन रख लें और हम हीप में मिनिमम वैल्यू मेंटेन कर लें तो वो हमें अलार्म क्लॉक वाला हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज कि हम सबसे पहले सोर्स की जो वैल्यू है वो उसके अलार्म की वैल्यू 0 कर देंगे, और फिर हमारा बहुत ही सिंपल सा काम है, वो जब हम क्यू से निकाल रहे थे अब हम उस प्रायोरिटी क्यू से निकालेंगे, और प्रायोरिटी क्यू से निकालकर हम कहेंगे कि भाई फॉर ऑल द एजेस गोइंग आउट फ्रॉम दिस वर्टेक्स हम क्या करेंगे, हम उनके ऊपर लेंथ वाला टाइम सेट कर देंगे, टाइम उनका अलार्म सेट कर देंगे, और हम कहेंगे भाई ये सारे के सारे हीप में इंसर्ट है। ये बात समझ में? हीप में इंसर्ट कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, क्या इसको ये भी कह सकते हैं कि हीप सारे के सारे पहले हीप में पड़े हुए थे और वो बाकी सब की वैल्यू पहले इंफिनिटी थी। ठीक है, लेकिन जिसकी लेंथ की वैल्यू जो है वो हम एक्सेस करते हैं, चेंज करते हैं, साथ ही उसके ऊपर हीपिफाई अप कॉल कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज हीपिफाई अप? स्मॉलेस्ट को ऊपर नहीं लाता, हाँ जिस वर्टेक्स को चेंज किया है उस वर्टेक्स को अपने पैरेंट से चेक करता है और उसके पैरेंट जाकर देखता है हाँ भाई मैं अपने पैरेंट से बड़ा हूँ या छोटा हूँ। ये बात समझ गए? अगर मैं अपने पैरेंट से छोटा हूँ तो मैं स्वैप हो जाऊंगा, और फिर मैं अपने पैरेंट से दोबारा चेक करता हूँ जाके और वो स्वैप हो जाता है। ये काम कितनी देर में होगा? एग्जैक्टली लॉग इन में। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि जो बाइनरी हीप होती है उस बाइनरी हीप के लेवल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो इसका मतलब वो लॉग इन लेवल होंगे और वो मैक्सिमम लॉग इन लेवल तक ऊपर आ सकते हैं। ये बात सुना? ठीक है, ऑलराइट। सो इट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ आइडिया ये है कि हम पहले वर्टेक्स को हम डिस्टेंस 0 अलार्म 0 कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस वी टेक आउट फ्रॉम द क्यू, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स मिनिमम होता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस गोइंग आउट हम हर एक का अलार्म सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम उस वर्टेक्स को प्रोसेस करेंगे, तो वो जो हमारा टाइम जा रहा है कि हम ऐसे क्लॉक टिक पे जा रहे थे जो कि एम कोई काम नहीं था, अब हमने वो भी मिस करवा दिया। अब हमें पता है क्यू के टॉप पर कौन सा पड़ा होगा जिसका नेक्स्ट अलार्म, हम जस्ट उसी को निकालेंगे, उसके थ्रू जो भी प्रोसेसिंग अपडेट करनी है अपनी क्यू को वो दोबारा क्यू को अपडेट कर देंगे और हमारी प्रोसेसिंग। डज इट मेक सेंस? ठीक है, गुड। सो दैट
थिंग्स जो कि हमें रिक्वायर्ड है वो ये हमने इंसर्ट हमें डिक्रीज की चाहिए, डिलीट की चाहिए, प्रायोरिटी क्यू हमें बनानी है, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर ये चीजें हमें हीप ने प्रोवाइड की, ठीक है। और ये कौन सी वाली हीप है? मेन हीप है। और हमने जो इसकी इंप्लीमेंटेशन की थी, हमने 2 इंप्लीमेंटेशन की थी, एक हमने अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन भी की थी और लिंक लिस्ट बेस्ड, ठीक है। तो आप चाहें तो अरे बेस्ड से करें, आप चाहें तो लिंक लिस्ट बेस्ड से करें, ठीक है। हमें पता है कि जो इंसर्ट है वो भी उसमें लॉगिन में होता है। हमारे जो डिक्रीज की है, डिक्रीज की का मतलब है कि किसी की वैल्यू को हमने अपडेट की और उसके ऊपर हीपिफाई अप कर दिया, ठीक है। तो हीपिफाई अप जो है वो कितनी देर चलेगा, वो भी लॉगिन चलेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट डिलीट मीन? डिलीट मीन कैसे होता है? स्वैप करना है। जब से टॉप वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया और वो उसको किससे रिप्लेस कर दें? एंड वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं और उसके ऊपर हीपिफाई डाउन कर देते हैं। ये बात समझ में? ठीक है। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस, ओके, गुड। डिलीट मीन की कौन सी थिंग है? लॉगिन, ओके। व्हाई लॉगिन? तो अगेन हिपिफाई डाउन कॉल होना है और उसने हाइड दफा नीचे आना है। हाइड दफा नीचे का मतलब है कि हमारे में लॉगिन होगा। डज इट मेक सेंस? ओके, गुड। सो वी हैव हीप नाउ, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर इज आवर वेरी ब्यूटीफुल एल्गोरिथम जो कि हमने अभी डिस्कवर किया है, जो अलार्म वाली एनालॉजी के थ्रू। और वो ये है कि भाई सबसे पहले वो हर एक का डिस्टेंस इंफिनिटी कर देता है और पेरेंट जो प्रीवियस मतलब पेरेंट उसको वो नील कर देता है, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद क्या किया उसने? डिस्टेंस ऑफ s जो है वो उसने 0 कर दिया। ये बात समझा? अच्छा, उसके बाद क्या करता है कि वो में q करता है और उसमें v कर रहा है। ऐसा मतलब पता क्या है? सॉरी, जब क्या हुआ? क्या कह रहा हूँ? पेन के बराबर जी, मैं क्यू का मतलब क्या है? वो क्यू बना रहा है, यानी प्रायोरिटी क्यू बना रहा है। बाय द वे ये बनाना बड़ा आसान है। भला कैसे? ये मेक क्यू का है ना, मेक क्यू में एसेंशियली पता करता है वो हर एक करिए राइट ना, यहाँ पे छोटी सी बातें मैंने कहा प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ से वो जाननी होगी। अच्छा, तो मेक क्यू क्या करता है? ये मेक क्यू में जो थोड़ा तुम्हें अपने आप को दिमाग को सोचना चाहिए कि ये प्रोग्रामेटिकली कैसे हो रहा होगा, ठीक है। मेक क्यू एसेंशियली करता क्या है कि हमारे सारे वर्टिसेस लेता है। अब सारे वर्टिसेस कैसे पढ़ेंगे? या तो मैट्रिक्स पढ़ी होगी या वो एक अरे ऑफ लिंक लिस्ट होगी, ए वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट होगा। यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। हाँ, आपका क्लास में है? हाँ, ओके। अब सवाल ये है कि जब वो मेक क्यू कर रहा है तो मेक क्यू का क्या मतलब है? ओके, सो एसेंशियली अब देखो हम कौन सी रिप्रेजेंटेशन लें? अरे रिप्रेजेंटेशन लें, यानी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लें या लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन लें? हमने देखा था लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत बेहतर होती है। क्यों बेहतर होती है? क्योंकि स्पेस कम चाहिए, ठीक है। तो हम पता करते हैं, हम हर तो हमारे पास जो हर वर्टेक्स है वो वर्टेक्स क्या है? हमारे पास वर्टेक्स जो है उसका एक फॉर एग्जांपल उसका नाम होता है, तो नाम है ABC व्हाटएवर, और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट है जो तुम देख के लगा लीजिए। हर एक का डिस्टेंस एट्रीब्यूट है, ठीक है, और क्या? और इसका प्रीवियस है जिसको हमने पेरेंट भी कहा था, प्रीवियस क्या है जो मर्जी क्या है, ठीक है। सॉरी की हमने रख दिया नाम से की है कि भाई इसके ऊपर उसका नाम क्या है, ये ना A है B है जो भी है, ठीक है। ऑलराइट, और ऑफ कोर्स इसके पास एक और इंफॉर्मेशन भी है, वो है एक इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग की बात पड़ी लिस्ट। वो लिस्ट किससे है? नेबर्स की, ठीक है। तो एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन हर एक वर्टेक्स के पास है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये जो हम हीप बना रहे हैं, ये हीप किसकी बेस पे बना रहे हैं? उसके मिनिमम वैल्यू टाइम सर जो अब हम ये हीप बना रहे हैं, इसमें हीप
वाला जो नंबर है ना, अब हमने डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन किया, हम बड़े टेम्पलेटाइज बनाते थे, है ना? हमने मतलब ये मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि टेम्पलेट अगर हम बना रहे हैं तो टेम्पलेट में हमारा जो डेटा वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो इस वर्टेक्स का, इस टाइप का इस वर्टेक्स की डेटा है, ठीक है? हाँ ऑफ कोर्स अगर हम मिन हीप बना रहे हैं तो मिन हीप बना रहे हैं तो उसमें कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए, लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। तो इस हीप में एक ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होगा लेस देन। अच्छा, ये जो ऑपरेटर इसका हमने ओवरलोड किया है वो किस बेस पे काम करेगा, आप बताओ। डिस्टेंस डिस्टेंस की बेस पे, वैल्यू की बेस पे नहीं, डिस्टेंस की बेस पे। ओके, तो डिस्टेंस इसका सेट हुआ होता है, उसकी बेस पे वो अपने आप को मेंटेन करता है। यू ऑल अंडरस्टैंड? ओके, हाँ जी, किस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि इस जो हमने हीप बनाई है, ये हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बनाई है, इस प्रायोरिटी क्यू में जो अंदर डेटा वाला एलिमेंट है वो ये सारे के सारे चीजें। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, एक और छोटी सी बात, वो ये कि ये जो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है, ये ना एडजेसेंसी, इस एडजेसेंसी लिस्ट में पता क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पता है बताओ? की होगी उसमें भी। जी नहीं, देखिए हमें नजर आ से आता है की होगी, एक्चुअली इसमें पड़ा होता है, इसमें एक्चुअली पॉइंट नोड पॉइंटर्स पड़े होते हैं। अच्छा, इट्स ए लिंक लिस्ट ऑफ नोड पॉइंटर्स, व्हिच मींस कि इस तरह के हमारे बहुत सारे वर्टिसेस होंगे ना, n वर्टिसेस होंगे एक्चुअली। ये एक्चुअली इसके पास एक लिंक लिस्ट पड़ी होती है, और वो लिंक लिस्ट पता है किसकी होती है? तो दिस इज एक्चुअली ए लिस्ट ऑफ नोड पॉइंटर्स। ये बात सुनाई? व्हिच मींस कि इसके पास एक्चुअली पड़ा होता है किसका एड्रेस, कि ये इसका एड्रेस पड़ा हुआ, इसका एड्रेस पड़ा हुआ, इसका जितने भी हमारे पास वर्टिसेस उन सब का यहाँ पर पॉइंटर्स पड़े हैं। ठीक है। Okay, so this practical implementation is very very important to know कि अंदर इंटरनली कैसे बनते हैं। ये सबको पास होना है, ठीक है? तो ये सारे इसके अंदर पॉइंटर्स पड़े होते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली बस जहाँ पे लिस्ट पड़ी थी वो लिस्ट ऑफ ये डेटा मेंबर नहीं होती, ये लिस्ट ऑफ सिर्फ पॉइंटर्स होती है। ठीक है? कैसे दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं। अच्छा, आप आ जाओ एक बार। हाँ, डेटा तो क्लास में डिफाइन है, डेटा क्लास में दिखाना है, ठीक है? तो बार-बार जगह-जगह पे दोबारा नहीं बताएंगे, तो इट डजंट मेक सेंस कि वो हमें अदरवाइज से पता कैसे चलता है कि मैंने इसकी नेबरहुड के पास कैसे जाना है, फिर उसकी नेबरहुड कैसे जाना है, इसके लिए मुझे दोबारा सर्च करना पड़ेगा अगर मैं डेटा अपने पास रखूं। तो इट हैज टू बी ए पॉइंटर, ठीक है? पॉइंटर के थ्रू उसके प्रीवियस को चेक करना है। पॉइंटर के थ्रू मैं उस नोड में सकता हां, तो अगर मैंने उसकी नेबरहुड पे देखा बस ना। अच्छा, आप जब उसे मेक क्यू किया तो मेक क्यू में ये सारे के सारे जो वर्टिसेस हैं, ये सारे के सारे वर्टिसेस जाकर वो क्यू में ऐड कर देता है, ठीक है? किस ऑपरेटर की बेस पे क्यू बन रही हो? लेस देन, ठीक है? क्या इस क्यू पे कॉल करने से पहले इसने डिस्टेंस ऑफ s जो है वो क्या कर दिया? 0 कर दिया, और बाकी सब देखे डिस्टेंस कितने कर दिए? इनफिनिटी कर दिए। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से रोकूंगा, मैं अपना ये सवाल साथ ना किया होगा तो बड़ा अच्छा यहाँ पर हम शायद ना बता सकते हैं, और अब आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें क्वेश्चन क्या है। अगर हम -1 रखें तो ये फेल होता है, क्योंकि वो 0 से कम हो जाएगा। तो नाउ इट मेक सेंस कि हम जो उसकी वैल्यू है वो बहुत बड़ी रखें, तो इट मेक सेंस कि यहाँ पर इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक्सेलेंट, थैंक यू। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि हमने यहाँ पर हीप बनाया, ठीक है? और हीप ने इंटरनली किसकी बेस पे बनाया? इस डिस्टेंस एट्रीब्यूट की बेस पे से हीप बनाया। ऑलराइट, सो नाउ देयर इज अ वेरी 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 सिंपल एल्गोरिथम जो करता है वो डिलीट मिन करता है। डिलीट मिन किसको वो उठाएगा? जिसके अलार्म की बारी हो जाए, ठीक है? और उसके बाद क्या करता है? फ्रॉम ऑल द एजेस गोइंग आउट, वो हर एक का डिस्टेंस एट्रीब्यूट चेक करता है कि अगर इसका जो डिस्टेंस की वैल्यू वहां पहले पड़ी हुई है, अगर वो इसकी एज के आने से बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें इस डिस्टेंस ऑफ v को चेंज कर देना चाहिए। ये बात सुना, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ऑलराइट, गुड। और जैसे ही वो चेंज करता है तो ये दोनों जो वैल्यू चेंज कर, साथ ही उसका डिक्रीज की कॉल है। हाँ जी, आ जाए ना मैदान में। ये डिक्रीज की का यहाँ पर क्या मतलब?
क्योंकि वो उसकी वो चेंज डिस्टेंस चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं ना उसके हाँ? बाद उसका डिस्टेंस चेंज करते हैं ना जब हम हाँ, आप एक्चुअली जब ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस एक्चुअली जब चेंज होता है तो वो एक्चुअली जाकर अपने नेबरहुड का पॉइंटर उठाता है, उस पॉइंटर में से उसका डिस्टेंस एट्रीब्यूट सेट करता है, ठीक है। और अब जब वो कहेगा ना डिक्रीज की कॉल, तो डिक्रीज की कॉल करेगा हीप का, और उस हीप में जिसके ऊपर हीपिफाई अब कॉल करना है वो कौन सा नोड होगा, वो जिसका अभी अभी हमने डिस्टेंस अपडेट ठीक है, अगर चेंज होगा साथ उसको हीपिफाई अप डज इट मेक सेंस? डिस्टेंस की बेस पे वो ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह अगर वो डिस्टेंस चेंज हुआ है तो उसकी वजह से वो जितना ऊपर आना है वो ऊपर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्यू में जितनी उसकी जिस तरह उसका ऑर्डर होना चाहिए उस तरह वो ऑर्डर डज इट मेक सेंस? ठीक है, कूल। एनी क्वेश्चन सो फार? ये एल्गोरिथम ठीक है, अगर ये एल्गोरिथम में आगे हाँ जी जी thank you। सर वो लास्ट लेक्चर में भी आपने एक बात की, वो अभी तो हम डिस्टेंस की बेस पे कर रहे हैं, लेकिन आपने जो टूल वाला एक फैक्टर ऐड किया था। हाँ हाँ अभी पूछता थोड़ा सा खबर ठीक है, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? अहमद मैंने तुम्हारे लिए ये लेक्चर रिपीट किया, तुमने कहा समझ में नहीं आया और तुम अटेंटिव ना हो तो अच्छी बात नहीं। Everybody understand this? Okay? चलें जी, ये आपका एल्गो है, ठीक है। आई वांट कि पेज आप निकालें और उसके ऊपर ये इसको रख प्लीज, इसी एल्गो में रखो। शाबाश। चलिए यार कोई रजिस्टर कुछ भी नहीं है नहीं इतना इकट्ठे कर